Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों आप लोग यहाँ पे यूपीपी की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस की कर रहे हैं। तो आप यूपीपी जो री एग्ज़ाम होने वाला है, दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी तैयारी में आप व्यस्त हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। आप जानते हैं मित्रों, इसकी परीक्षा जो पुनर्परीक्षा की बात हो रही है, 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। मान के चला जा रहा है कि जून या जुलाई तक आपका पेपर हो जाना है। तो जून और जुलाई तक आपका पेपर हो जाए तो उससे पहले क्यों ना आप आराम से पढ़ाई कर लो। जीएस हो या फिर हिंदी हो या फिर रीजनिंग हो, आपको जो पढ़ना है उसे पढ़ लो अच्छे से, और जो मैथ का सेगमेंट है उसे भी सॉल्व कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने सपना सजोया है मित्रों कि हमें यूपीपी ही बनना है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ही बनना है या कांस्टेबल ही बनना है, बहुत अच्छी बात है। 60,244 पोस्ट हैं, बहुत बढ़िया मौका है। इस मौके को आपको भुनाना है मित्रों। और ये भुनेगा कैसे? भुनने का मतलब ये है कि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन का प्रोसेस आप जानते हैं मित्रों कि पहले आपका परीक्षा होगा, यानी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, देन उसके बाद आपका फिजिकल होगा। तो एग्ज़ाम प्लस फिजिकल इक्वल टू सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। पहले परीक्षा तैयारी करो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज आप करते रहो, जिससे आपका मेंटेन रहे सब कुछ। बस इतनी बात है। तो परीक्षा में आप जानते हैं कि जीएस और हिंदी इन दो क्लासेस को यहाँ से अच्छे से रन करवाया जा रहा है इस टाइम। तो हिंदी में तो जो है सुनील सर आपका खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हिंदी में शायद प्रैक्टिस पेपर 12 या 13 हो चुका है, 12 या 13 तक हो चुका है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो वो हिंदी का प्रैक्टिस आप लोग वहाँ से अटेंड कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जा रही है। और उसके साथ जीएस का प्रैक्टिस पेपर आपका ये फर्स्ट है। तो जीएस का प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट होगा, इसमें 38 क्वेश्चंस होंगे, आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, यूपी स्पेशल भी है, जनसंख्या भी है, यानी कोई पार्ट छोड़ा नहीं गया है। हर एक टॉपिक को कवर किया गया जो आपकी परीक्षा से जुड़ा हुआ है। तो ईमानदारी के साथ पेन पेपर उठाइएगा, हो सके तो एमआर शीट अपने पास रखिएगा और उस पर आप गोला भरना स्टार्ट करिएगा। पेन पेपर जरूरी है मित्रों आपके साथ रहना, क्योंकि उससे आपकी तैयारी का पता चलता है, वास्तविकता की पता चलती है कि जो है आप कुछ नोट डाउन किए नहीं किए। कुछ नया मिला तो लिखे होंगे, नहीं नया मिलेगा तो आप छोड़ देंगे। आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस का क्रम यहाँ 38 से स्टार्ट होगा और 75 तक जाएगा, याद रखना। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है। नवंबर 2023 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर की नियुक्ति कर दी है। यानी कहा जा रहा है कि जो यूपीआई है, आप जानते हैं ना, यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर, जो डिजिटल पेमेंट वाली बात होती है उसको सरल बनाना और सुदृढ़ीकरण बनाना, थोड़ा अच्छे से समझाना कि कैसे आप डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसके लिए एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो नाम दिया गया राजकुमार राव जी का, पंकज त्रिपाठी जी का, आयुष्मान खुराना जी का और अक्षय कुमार जी का नाम दिया गया। आपको बताना है कि यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो ये नवंबर 2023 में नियुक्ति हुई है मित्रों, और इसके लिए पंकज त्रिपाठी जी का नाम चुना गया है। तो अभिनेता हैं, आप जानते हैं, बॉलीवुड में नाम है पंकज त्रिपाठी जी का। सही जवाब सी के साथ लगा लीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन अगला है 39 नंबर। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। नाम दिया गया बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, दूसरा ओखला पक्षी अभ्यारण्य ललितपुर का दिया गया, तीसरा सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का दिया गया और चौथा महावीर स्वामी पक्षी अभ्यारण्य बस्ती का नाम दिया गया। मित्रों आप जानते हैं कि जो आपका बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? ये संत कबीर नगर में है। संत कबीर नगर में है, तो बखीरा आपके संत कबीर नगर में जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य जो आपका है ये ललितपुर ना होकर के ये गौतम बुद्ध नगर में है। कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है, तो ये गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए। सांडी पक्षी अभ्यारण्य एकदम सही लगा हुआ है, ये आपके हरदोई में ही है। जबकि मित्रों जो महावीर स्वामी ये पक्षी अभ्यारण्य है ये बस्ती में नहीं है, ये बस्ती की जगह ललितपुर में है। कहाँ पे है? ललितपुर में है। तो यहाँ सही जवाब लगाना था, सी के साथ आपको आंसर्स
मिलान करना पड़ेगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगा दो। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है, नाम ऊपरी गंगा नहर का है, केन नहर का है, शारदा नहर का है और घाघरा नहर का नाम दिया गया। यूपी की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली कौन सी है? तो यूपी की अगर सबसे बड़ी लंबी नहर प्रणाली की आप बात करेंगे जिससे किसानों का भला होता है, आप जानते हैं किसानों की सिंचाई की सुविधा को आसान बनाने के लिए नहर प्रणाली स्टार्ट की गई। तो सबसे बड़ी जो नहर प्रणाली है मित्रों वो बनबासा जिला से स्टार्ट होती है। आप जानते हैं बनबासा नैनीताल में है, नैनीताल उत्तराखंड का हिस्सा है, तो वहां से स्टार्ट होती है, नाम होता है शारदा नहर का। तो ये जिला भी पूछा जा सकता है, बनबासा। बनबासा जिला कहाँ पे है? बनबासा आपके उत्तराखंड में है मित्रों, उत्तराखंड। तो यहाँ सही जवाब आपको शारदा नहर लगाना पड़ेगा। यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली, बी इज द राइट आंसर लगाओ। 41 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है। यूपी स्पेशल का बहुत वीआईपी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो यूपी में तेल शोधक कारखाना मुरादाबाद में है, कानपुर में है, मिर्जापुर में है या फिर मथुरा में है। मित्रों अगर उत्तर प्रदेश में जो तेल शोधक कारखाना है उसकी बात करते हैं तो आपका मथुरा बनता है। सही जवाब मथुरा बनेगा मित्रों, डी के साथ आपको आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है। आपसे क्या कह रहा है? 42 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नाम बेंगलुरु का है, नई दिल्ली का है, पुणे और इंदौर का नाम दिया गया। भारत का पहला है ई वेस्ट इको पार्क है, वो मित्रों आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आएगा, यानी न्यू दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो सही जवाब न्यू दिल्ली लगाओ मित्रों, सी के साथ राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपसे कह रहा कोणार्क के सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नाम दिया गया अनंतवर्धन चोड़गंग देव ने बनवाया है, नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड़गंग के द्वारा बनवाया गया है, कपिल देव राउतरे के द्वारा बनवाया गया या फिर पुरुषोत्तम देव के द्वारा बनवाया गया। मित्रों आप जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर जहां 12 जोड़ी पहिए हैं, 12 जोड़ी मतलब 24 पहियों का दृश्य दर्शाया गया, 13वीं सदी में बनवाया गया। आप जानते हैं मित्रों काला पैगोडा के नाम से इसे पुकारा जाता है। 7 घोड़े इसे खींचते हैं रथ में बंधे हुए। तो इसको बनवाने का जो काम रहेगा वो नरसिंह देव वर्मन चोड़गंग का रहेगा, इसलिए आप सही जवाब बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? किस रंग के प्रकाश में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? नाम पीला का है, हरा का है, बैगनी का है, लाल का है। किस रंग के प्रकाश में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? अगर आप तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे मैक्सिमम किस में होगा मित्रों? मैक्सिमम लाल रंग में होगा, ये मैक्स वाला है। इसका स्पीड 6.5 × 10⁻⁵ होता है। और जो सबसे कम होता है मित्रों वो किस में होता है? तो बैगनी रंग में सबसे कम होता है, यहाँ मिनिमम होता है मित्रों। और मिनिमम में क्या है? तो आप जानते हैं कि 4 × 10⁻⁵ यहाँ पे होता है। तो सही जवाब बैगनी लगाना है, बी के साथ आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? नाम पित्ताशय का है, अग्नाशय का है, पीयूषिका का है और यकृत का नाम दिया गया। मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? दूसरी सबसे बड़ी, तो मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मित्रों यकृत के बाद अग्नाशय आता है। तो अग्नाशय आपका जो पैनक्रियाज है मित्रों ये सेकंड लार्जेस्ट वाली है। और पहले नंबर पे कौन सी है? तो सबसे पहले नंबर पे आपकी आती है यकृत। क्या आती है? यकृत। तो यकृत फर्स्ट नंबर पे है और अग्नाशय आपके सेकंड नंबर पे है। तो यहाँ दूसरी पूछा गया, इसलिए सी के साथ आंसर्स बना लेना। आगे चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है, क्या कह रहा है मित्रों? कह रहा है 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? नाम दिया गया 52 है, 37 है, 47 है या फिर 30 है। आप जानते हैं मित्रों कि 2022 में जब निर्वाचन हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का तो उसमें जो है 18वां क्रम रहा। 18वां क्रम 2022 में हुआ। अब 2022 के चुनाव में जो महिला चुन करके आई हैं उसमें जो विधायक बनी हैं वो 47 महिला विधायक है। कितनी? 47। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बना लो।
आगे चलते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। धर्म आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो है, क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, क्या वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्या वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है, या फिर समता का अधिकार है। आपको बताना है कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मित्रों आप जानते हैं धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध मौलिक अधिकार है जिसमें क्या होता है, क्षमता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक की बात होती है। तो ये क्षमता का अधिकार है। सही जवाब क्या होगा, डी के साथ बनेगा। क्षमता का अधिकार इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 48 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पागल बाबा मंदिर स्थित है। पागल बाबा मंदिर क्या वृंदावन में है, सारनाथ में है, वाराणसी में है, या फिर चित्रकूट में है। पागल बाबा मंदिर स्थित है कहाँ पे मित्रों, पागल बाबा मंदिर की बात करें तो सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ है मित्रों, ये वृंदावन में है और 9 मंजिला ये मंदिर है। तो ये बात भी याद रखिएगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आएगा, आपसे करा स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। नाम विटामिन ए का है, विटामिन बी का है, विटामिन डी का है और विटामिन सी का नाम दिया गया। मित्रों स्कर्वी रोग अगर हो जाता है तो घाव भरने में दिक्कत हो जाती है। आप जानते होंगे जो विटामिन होगी वो जल में घुलनशील विटामिन होगी जिसे हम विटामिन सी कहते हैं, और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी फेमस होता है। तो आपको सही जवाब विटामिन सी देना पड़ेगा। यहाँ ऑप्शंस में डी, ऑप्शंस में सी लिखा है, इसलिए आपको विटामिन सी के साथ आंसर मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन आता है जो आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना यात्रा योजना, कौन सी यात्रा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए आरंभ की गई। क्या उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना स्टार्ट हुई है वो बुजुर्गों के लिए है, युवाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, या फिर मजदूरों के लिए है, आपको बताना है। तो यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना जो स्टार्ट की है वो मजदूरों के लिए की है, इसलिए आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है। नाम हृदय का है, गुर्दा का है, मस्तिष्क का है, यकृत का है। कौन सा अंग आपके पित्त रस का स्राव करता है मित्रों। अगर पित्त रस की बात होती है आप जानते हैं यकृत जो है वो पित्त रस का स्राव करता है, इसलिए आपको सही जवाब यकृत लगाना पड़ेगा। सही जवाब हमें किसके साथ देना होगा, डी के साथ। और संचय कहाँ होता है पित्त रस का, तो आप जानते हैं मित्रों पित्ताशय में संचित होता है। आगे बढ़ें, 52 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। नाम विक्रमादित्य का है, पुलिकेशन सेकंड का है, मंगलेश और पुलिकेशन प्रथम का नाम दिया गया। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है, तो चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक होगा मित्रों कौन सा होगा, पुलिकेशन सेकंड होगा। कौन होगा, पुलिकेशन द्वितीय होगा मित्रों, सबसे महान शासक होगा। ये 610 से लगभग शासन करना स्टार्ट करेगा और 642 तक शासन करेगा मित्रों। ए होल अभिलेख से इसके विवरण के बारे में जानकारी मिल जाती है। किससे मिलती है, ए होल अभिलेख से, ए होल, बात याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 53 नंबर है जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पे लट्ठमार होली मनाई जाती है। लट्ठमार होली की आपके बरसाना में मनाई जाएगी, मथुरा में मनाई जाएगी, वृंदावन में मनाई जाएगी, या फिर गोकुल में मनाई जाएगी। मित्रों अगर लट्ठमार होली की बात होती है तो लट्ठमार होली अभी होली आने वाला है और ये आपके बरसाना में मनाया जाता है। कहाँ, बरसाना में। आप जानते हैं राधा जी का गांव है बरसाना, और बरसाना गए थे कौन, ग्वाल बाल के साथ भगवान श्री कृष्ण गए, तो वहाँ पे राधा जी ने इन्हें लठ के साथ खलेदा था। ऐसा जो है परंपरा है, ऐसी बताई जाती है, ऐसी दंत गाथाएँ हैं। और सही जवाब बरसाना लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आएगा जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। हज व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के खर्च पे भेजता था। नाम अलाउद्दीन खिलजी का है, अकबर का है, फिरोज तुगलक का है, औरंगजेब का नाम दिया गया। पहला शासक बताना है मित्रों। तो हज की व्यवस्था राज्य के खर्च पर करता है वो पहला शासक फिरोज शाह तुगलक है। कौन है मित्रों, फिरोज शाह तुगलक है। तो सही जवाब फिरोज तुगलक लगाओ, वी के साथ आंसर्स बनाओ। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 55 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा। 55 नंबर
क्वेश्चन कह रहा बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष हुई 1971 में, 1973 में, 1972 में, 1970 में। आप जानते हैं मित्रों पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहा जाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश 1971 में मिल गया नाम मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया तब जाके बांग्लादेश का जन्म हो पाया था। तो 1971 आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। क्वेश्चन आराम से पढ़ना, जब समझ में आए फिर आंसर्स देना। कौन सा राजस्थान में नहीं है पूछा गया। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है, जयसमंद राष्ट्रीय अभ्यारण्य की बात हो रही है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है। आप जानते हैं मित्रों राजाजी नेशनल पार्क है, यह राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1983 में होती है। कब होती है? 1983 में होती है। और 1983 में जब यह स्थापित होता है तो उत्तराखंड, अब तो उत्तराखंड हो गया, पहले उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ था। ठीक है, अब ये हिस्से में उत्तराखंड में चला गया, तो उत्तराखंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, 820.42 वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका एरिया होता है। सही जवाब डी के साथ लगाना। ये राजस्थान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन 57 नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? नाम 18 अप्रैल का है, 24 जनवरी का है, 24 मार्च का है, 25 दिसंबर का है। यूपी दिवस की अगर बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश दिवस 2018 से 24 जनवरी को मनाया जा रहा है। 2018 से योगी बाबा ने इसकी स्टार्टिंग की थी। सही जवाब 24 जनवरी लगा लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है। पूछा गया निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान होती है? भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत के रक्षा मंत्री का है, केंद्रीय मंत्री परिषद का है या फिर भारत के राष्ट्रपति का है। मित्रों आप जानते हैं कि भारत का जो सुरक्षा बल है इसमें मैक्सिमम जो काम होता है, हालांकि आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री जो चाहे वो करता है, लेकिन जो सर्वोच्च कमान है वो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास है। इसलिए आपको सही जवाब यहाँ डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा जो आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम खूब पूछा जाता है। लोकसभा में कोरम क्या है? 1/6 है, 1/10 है, 1/8 है या फिर 1/5 है। तो मित्रों जब कोरम की बात आए, आप जानते हैं कोरम जो है अनुच्छेद 103 नहीं, अनुच्छेद 100 का तीसरा खंड कह रहा है कि संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित जो मिनिमम सदस्य होने चाहिए वो कुल सदस्य का 1/10 भाग होना ही चाहिए। अगर मान लो उस टाइम 250 टोटल है राज्यसभा में, तो उसका 1/10 यानी 25 सदस्य होने ही चाहिए। तो सही जवाब आप सी के साथ लगाना। सी इज द राइट आंसर बनाना। ये कोरम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। अगला क्वेश्चन 60 नंबर पूछा गया उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। नाम लखनऊ का है, कानपुर का है, चित्रकूट धाम का है और बांदा का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया मित्रों वो जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2001 में होती है मित्रों, और वो चित्रकूट धाम में होती है। तो जिला चित्रकूट होता है। सही जवाब आपको वे के साथ देना होगा। और याद रखना जीवन पर्यंत कुलपति जो इसके बनाए गए हैं वो जगत गुरु रामभद्राचार्य ही बनाए गए हैं, उन्हीं के नाम पे विश्वविद्यालय है। और वो अभी जानते हैं रामकथा की महारत हासिल है और वर्तमान में जो खूब ज़्यादा चर्चित संत हुए जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार है, उनके कला गुरु भी हैं। आप जानते हैं बागेश्वर धाम सरकार के भी गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी महाराज। अगला क्वेश्चन 61 नंबर है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल स्मार्ट सिटी योजना से सम्मिलित जिले कितने हैं मित्रों? स्मार्ट सिटी में कितने जिले शामिल हुए थे? 12, 10, 11 या फिर 9? मित्रों आप जानते हैं कि जब स्मार्ट सिटी योजना की बात आए तो यूपी के 12 शहर इसमें चयनित हुए थे। 12 में आपका रामपुर भी है, गाजियाबाद भी है, आगरा भी है, वाराणसी भी है, लखनऊ भी है, प्रयागराज भी है, कानपुर भी है, झांसी भी है, बरेली भी है, सहारनपुर है और उसके साथ अलीगढ़ और मुरादाबाद का नाम आया है। तो यूपी का ये 12 शहर इसमें आपका काउंट किया जाता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 62 नंबर आएगा। आपसे कह रहा भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी किया जाता है? कौन सुझाव देता है? भारतीय रिजर्व बैंक देगा, नाबार्ड देगा, भारतीय खाद्य निगम देगा या फिर कृषि लागत और मूल्य आयोग देगा? कौन देता है मित्रों? अगर सुझाव की बात आती है तो CACP, अच्छा CACP देता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग देता है मित्रों एमएसपी की बात। तो सही जवाब CACP लगाओ। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार को सुझाव देगा, फिर एमएसपी जारी होगी। सही जवाब डी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री
कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया? नाम 950 करोड़ का है, 650 करोड़ का है, 850 करोड़ का है, 1050 करोड़ का नाम दिया गया। कन्या सुमंगला योजना की अगर बात आती है मित्रों, आप जानते हैं योगी बाबा 2023-24 में 1050 करोड़ की व्यवस्था की है। टेबलेट बांटने के लिए आप जानते होंगे स्वामी विवेकानंद के नाम से युवा सशक्तिकरण योजना दी है, वो टेबलेट वाला है मित्रों, स्मार्टफोन टेबलेट 3600 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित हुए। जबकि जो सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उस पर 600 करोड़ रुपए यूपी सरकार व्यय कर रही है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी होंगी, क्योंकि आपके जो यूपी का बजट होता है इससे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 64 नंबर है, आपसे कह रहा है एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? नाम पूंजीवाद का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का है, समाजवाद का है और साम्यवाद का नाम दिया गया। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है मित्रों? जब एकाधिकार की बात आए तो उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं जब उद्योग के संचालन में एक ही फर्म होती है। एकाधिकार की स्थिति विशेष तौर पे पूंजीवादी की विशेषता होती है और सामान्यतया इसे पूंजीवादी व्यवस्था के संदर्भ में ही देखा जाता है। तो पूंजीवाद के साथ साथ इसे देखा जाता है, इसलिए आप यहाँ सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर सीधे बनाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलें। 65 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? नाम 1952 का है, 1959 का है, 1957 और 1954 का नाम दिया गया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना की अगर बात करते हैं मित्रों, तो जो बजट आता है, एक्ट आता है, 1951 में आता है। 1951 में एक्ट आ गया, लेकिन जब ये पूछा जाए अंतर्गत वर्ष कौन सा होगा तो 1954 होगा। तो आप जानते हैं मित्रों कि जब ये निगम के स्थापना की बात आएगी तो 1954 आंसर बनेगा। एक्ट तो आपका 51 में आया था, स्थापित 54 में हुआ। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना पड़ेगा। आगे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा 66 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचारित होता है? नाम एंडीज इजिप्टिड का नाम दिया गया, क्यूलेक्स स्कोटिक्स का नाम दिया गया, एनाफिलीज कैल्सीफेसिज का नाम दिया गया और मेंसिया या मानसोनिया यूनिफॉर्मिस का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है डेंगू बुखार। मित्रों डेंगू बुखार को आप जानते हैं जो है हड्डी तोड़ बुखार कह देते हैं, कई जगह हड्डी तोड़ बुखार का नाम या हड्डी तोड़ ज्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें विषाणु होता है, विषाणु आप जानते हैं मच्छर होता है मित्रों, और मच्छर काटता है उसी से फैलता है। तो क्यूलेक्स फ्रैंटिगस और एंडीज एल्पोटिक्स के साथ एंडीज इजिप्टी जो मच्छर होते हैं यही सब काटते हैं तो काम बनता है मित्रों। तो सही जवाब आपको क्या लगाना पड़ेगा? एंडीज इजिप्टिस के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो, यही मच्छर काटता है मित्रों। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट्स होता है ना शरीर में, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, और जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो कमजोरी आ जाती है। कमजोरी के साथ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बदन दर्द स्टार्ट होता है, सर दर्द होता है, बुखार भी रहता है, खूब तगड़ा वाला बुखार रहता है, तो लोग उसी में कप आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है इसे हड्डी तोड़ ज्वर या हड्डी तोड़ बुखार। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं? नाम जल संभर कहते हैं, दोआब कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं या तराई कहते हैं। दो नदियों के बीच के जो उपजाऊ भूमि होते हैं मित्रों उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोआब दिया जाता है। दो नदी उसके बीच का ये पनपा वाला क्षेत्र आपका दोआब हो जाता है। सही जवाब दोआब लगा लो, सी के साथ आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आएगा। कह रहा कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? हिमालयी श्रृंखला से संबंधित नहीं है। नाम अरावली का दिया गया, काराकोरम का दिया गया, कामेंट का दिया गया और नंदा देवी का नाम दिया गया। कौन सा ऐसा है जो इसका अंग नहीं है मित्रों? तो आप जानते हैं कि नंदा देवी, काराकोरम और कामेट जो है ये हिमालय श्रृंखला के अंग हैं, जबकि जो अरावली दिया गया, अरावली का संबंध आपके हिमालयी श्रृंखला से नहीं है, इसलिए आप हिमालय में अरावली मत जोड़िएगा। यही सही जवाब लगाइए, अरावली। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडारण पाया जाता है? नाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, सिंगरौली क्षेत्र का है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, उपयुक्त सभी का नाम दिया गया। कोयला का भंडारण कहाँ होता है मित्रों? तो सोनभद्र में होता है। कहाँ होता है? सोनभद्र में। तो सोनभद्र का सिंगरौली बहुत फेमस है मित्रों कोयला के लिए। आपका सिंगरौली ही सही जवाब बनता है, और सिंगरौली आप जानते हैं कि कहाँ पे है, तो सिंगरौली आपके सोनभद्र में है, इसलिए आप सही जवाब सिंगरौली लगाइएगा, सी के साथ राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आएगा। कह रहा भारतीय मानक समय रेखा
किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय की जब बात है 75 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखांश लगाएंगे, 90 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखांश लगाएंगे, 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट रेखांश लगाएंगे या फिर 0 डिग्री रेखांश लगाएंगे। तो जो नैनी से गुजरेगी, नैनी प्रयागराज में है, आप जानते हैं ग्रीजविन मीन टाइम होता है 5.5 घंटे आगे चलती है, 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूर्वी देशांतर है। तो सही जवाब 82 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ जाएगा। तो यहाँ जो आपका सही जवाब बनेगा वो किसके साथ बनेगा? आप जानते हैं मित्रों, सही जवाब जो आपको लगाना है वो आपका बी के साथ लगाना है, रेखांश के साथ, ईस्ट के साथ। 82 डिग्री 5 मिनट सही जवाब लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, आपसे कह रहा है भारत के सिविल सर्विसेज का सूत्रपात निम्नलिखित में से कौन रहा है? आप जानते हैं सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कौन है, कुल मिला के ये पूछ रहा है। कह रहा है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग है, कार्नवालिस हैं, विलियम बेंटिक हैं, उनमें से कोई भी नहीं है। सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भारत में कौन है मित्रों? तो आप जानते हैं कि कार्नवालिस को विलियम जो है, कार्नवालिस जो आपके हैं, इनको सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है। तो सही जवाब आप क्या लगाओगे? सही जवाब आप बी के साथ लगा लेना, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे, 72 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे कह रहा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में कौन शामिल है? नाम दिया गया अभिनव कुमार चौधरी जी हैं, चंद्रहार सिंह चौधरी जी हैं, जिया राय जी हैं या फिर उपयुक्त सभी हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन कौन पाया उत्तर प्रदेश का मित्रों? आप जानते हैं अभिनव कुमार चौधरी को सामाजिक सेवा के लिए, और चंद्रहार चौधरी को खेल के लिए। चंद्रहार चौधरी किसके लिए पाए हैं मित्रों? खेल के लिए पाए हैं। और जिया राय को भी किसके लिए मिला है? तो ये खेल के लिए पाए हैं। और अभिनव कुमार चौधरी आप जानते हैं मित्रों किसके लिए पाए थे? सामाजिक सेवा के लिए, सामाजिक सेवा के लिए। इसलिए यहाँ जो सही जवाब बनेगा वो सभी के साथ बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ जाएगा, उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर दो। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आ रहा है, आपसे पूछ रहा है बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? नाम दिया गया 14 नवंबर 1972 को समाप्त हुआ, 2 अक्टूबर 1974 को समाप्त हुआ, 17 अक्टूबर 1971 को समाप्त हुआ या फिर 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। मित्रों आप जानते हैं बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की बात करें तो 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो जाता है, 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सही जवाब डी के साथ लगा लेना, डी इज द राइट आंसर बना लेना। और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट ए.के. नियाजी होते हैं ना, वो भारतीय पूर्वी कमांडर के जेसीओ इन चीफ आते हैं जगत सिंह अरोड़ा जी, उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। कौन? नियाजी। तो सही जवाब आपको डी के साथ लगाना है, 16 दिसंबर 1971। फिर पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान का नाम हट के बांग्लादेश नाम हो जाता है, जहाँ की शेख हसीना क्या है आप जानते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है, किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? नाम दिया गया 1977 में किया गया, 65 में किया गया, 47 में किया गया, फिर 1969 में किया गया। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मित्रों आप जानते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है 19 जुलाई 1969 को होता है, 19 जुलाई 1969 को होता है। तो यहाँ सही जवाब जो बनेगा वो डी के साथ बनेगा, आप जानते हैं डी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आएगा, आपसे क्या कह रहा है, नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष वर्ग की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया? इटली ने क्या सर्बिया को हराया, अमेरिका को हराया, फिनलैंड को हराया या फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया? तो इटली ने किसे हरा करके ये खिताब जीता है मित्रों? आप जानते हैं इटली, 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 ये टेनिस वाला होता है। तो इटली ने ऑस्ट्रेलिया को पराजित किया है, ऑस्ट्रेलिया हारी है, इटली जीता है, याद रखना। वो विजेता यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होता है। आप जानते हैं स्पेन के मलागा में ये फाइनल मुकाबला आपका खींचा गया था, कहाँ पे? स्पेन के कहाँ पे? मलागा में आपका फाइनल मुकाबला खेला गया था, ये बात याद रखना। और सबसे ज़्यादा बार डेविस कप कौन जीता है? तो 32 टाइप्स जो है अमेरिका जीत चुका है, 32 बार अमेरिका जीता है, ये भी बात आपको याद रखनी होगी। तो आज का ये आपका प्रैक्टिस पेपर जो जीएस का था, प्रैक्टिस पेपर 01 कंप्लीट होता है। आपने टॉप 38 क्वेश्चंस देखे जो आपकी हूबहू परीक्षा जैसे ही है, जैसे आपके परीक्षा पेपर में देखने को मिलेगा सेम वैसा ही है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना अब जो है फाइनली स्कोर कार्ड बता सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। हिंदी का जो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, तो आप उसका भी बेनिफिट उठाएं और अपनी तैयारी को खूब मजबूत करें। इस बार आप 60,244 में फाइनली सेलेक्ट हों और उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाने में, उत्तर प्रदेश को शांति के साथ अपना यात्रा संपूर्ण करने में प्रतिभाग करें। इन्हीं सारी बातों के साथ मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।